वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैं ये वाली वीडियो कोई ट्राई करूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा एडिट्स ना करूँ। इसके अंदर जो मेरे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं वही चीज़ें मैं बता दूँगा इसके अंदर। मेरे असल में एक फ्रेंड थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, इंडियन कोलीग हैं इनफैक्ट, उनसे बात हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे जो उनकी इंडियन इन्वेस्टमेंट्स थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। उनको गुस्सा ये था कि यार वॉर यहाँ हो रही है और हमारी जो डेप्रिसिएशन इंडियन रुपीज़ की डेप्रिसिएशन है वो इंडिया में बैठ के हो रही है। इंडियन स्टॉक्स की डेप्रिसिएशन भी इंडिया के अंदर हो रही है। अगर आप सोचें कि इंडियन रुपी जो है इस वक्त 6% डेप्रिशिएट कर गया है जब से वॉर स्टार्ट हुई है, यानी कि 28 फेब से लेकर अब तक 6% की डेप्रिसिएशन हो चुकी है। इसी तरह से इंडियन स्टॉक्स के अंदर भी देखें तो ऑलमोस्ट 8.5% की डेप्रिसिएशन हो चुकी है अगर इंडेक्स के लेवल पर बात करें। इसी तरह से अगर टोटल बात करें तो 14.5-15% की, अगर किसी ने इंडियन स्टॉक्स के अंदर रखे हुए पैसे, तो ऑलमोस्ट 14-15% की डेप्रिसिएशन उनको मिल चुकी है, हिट लग चुकी है। वो ये कहते हैं कि यार मेरी जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है, जिसकी मैंने इवैल्यूएशन करवाई थी आज से कोई 3 महीने 4 महीने पहले, वॉर से पहले, उस टाइम पर वो सेल करने वाले थे, फिर वो रुक गए थे। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो इवन ड्यूरिंग द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ वॉर, वो उनको 10% डेप्रिसिएशन के ऊपर आराम से डिस्पोज़ ऑफ कर पा रहे थे और अभी भी इतने ही रेंज के ऊपर वो आराम से डिस्पोज़ ऑफ कर सकते हैं। लेट्स कॉल इट डिस्पोजिंग ऑफ, क्योंकि वो कुछ और चाह रहे हैं अपने लिए। सो पॉइंट ये है कि जो वॉर रेविज एरिया है वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी वहीं पर हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट नीचे आई भी है। स्टॉक मार्केट नीचे आने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि स्टॉक मार्केट बहुत जल्दी अपने ऊपर चीज़ें लेती है और स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी। मार्क का स्टॉक, आप ये सोचें, लास्ट, अगर आप वॉर से पहले 6 मंथ्स का देखेंगे तो ऐसी ज़बरदस्त रैली आई थी कि वो उस तरह से हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। बट उसके बाद वो उसने प्राइस करेक्शन ली है, 17 दिरहम से अब वो 12 दिरहम का आ गया। लेकिन वो जो 17 दिरहम का जो पॉइंट था, जिस टाइम पे वो 17 दिरहम पे पहुंचा है, वो बहुत ही क्विकली पहुंचा है। अगर आप उस चीज़ को लेट्स से कंपेयर करेंगे प्रॉपर्टी प्राइसेस से, तो प्रॉपर्टी प्राइस इस तरह से ऊपर नहीं गई थी जिस तरह से मार्केट स्टॉक की प्राइस गई थी। तो इसलिए स्टॉक मार्केट इज नॉट एग्जैक्टली द इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल थिंग्स, हाउ थिंग्स आर गोइंग। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपकी रियल एस्टेट है वो अभी भी होल्ड ऑन कर रही है। जो यूएई से बाहर रहकर लोग फजूल की बातें करते हैं ना कि यहाँ पर 30% 40% की डिप आ गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतनी डिप तो अगर कोई आएगी ना, तो यहाँ पर लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। कितने लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि भाई अगर कोई अच्छी डील मिलती है तो मुझे बताएं। मेरे कितने दोस्त हैं जो मुझसे इस तरह की क्यूरीज कर रहे होते हैं, बट नथिंग लाइक इट। अभी इवन मैं आपको बताऊं कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक अभी ट्रांजैक्शन हुई है, बहुत ही मॉडस्ट से एरिया है दुबई का, और उसमें बस ये चीज़ थी कि उससे पहले उनके जो रेट्स थे वो ऑलरेडी हाई नहीं थे बहुत ज़्यादा। तो उसकी जो अभी ट्रांजैक्शन हुई है, वो एग्जैक्टली द सेम अमाउंट जो 6 महीने पहले एक और उसी तरह की प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हुई थी, एग्जैक्टली उसी तरह की ट्रांजैक्शन हुई है। तो कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर ज़ीरो इम्पैक्ट आया है, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर 5% इम्पैक्ट आया है, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर 10 से 12% का इम्पैक्ट आया है, डिपेंडिंग कि कितनी ऑल टाइम हाई वैल्यूज़ पे पहुँच गई थी इससे पहले प्राइसेस। सो प्राइसेस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया। हाँ, ऑफलाइन प्रॉपर्टीज़ के अंदर प्रॉब्लम इस तरह से होती है, जब तक आपकी हैंडओवर नहीं होगा प्रॉपर्टी का, जब तक आपकी ट्रू प्राइस प्रॉपर्टी की नहीं आती है। और जब भी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी ऑफलाइन प्रॉपर्टी लें, हमेशा अपना कैश फ्लो देखें, हमेशा ये मेक श्योर करें कि आपको ये प्रॉपर्टी क्लोज करनी है। अगर आप क्लोज करने के लिए नहीं ले रहे, फ्लिप करने के लिए ले रहे हैं, तो टू स्टार्ट विद ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है। सो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दूं। मैं अक्सर स्टेक की वीडियोस बना रहा होता हूँ, तो स्टेक की वीडियोस के अंदर जब भी मैं बताता हूँ, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। मेरे जो रेंटल्स लास्ट 3 मंथ्स के अंदर जो मुझे मिले हैं, उस जैसे रेंटल्स मुझको उससे पहले भी नहीं मिले थे। और उसका रीज़न ये है कि अब चीज़ें स्टेबल हो गई हैं, तो मुझे मेरी ऑलमोस्ट कोई 13 प्रॉपर्टीज़, जिसमें मैंने 13 भी नहीं, आई थिंक 15-16 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है स्टेक के थ्रू। किसी में कम पैसे डाले हुए हैं, किसी में ज़्यादा पैसे डाले हुए हैं। उन 14-15 प्रॉपर्टीज़, आई एग्जैक्टली डोंट नो, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पूरी डिटेल में बात की थी, जो स्टेक की वीडियो थी। उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, उसमें सिर्फ़ एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसमें टेनेंट डिफ़ॉल्ट किया था। और वो जो डिफ़ॉल्टेड प्रॉपर्टी थी, नेक्स्ट, अब मैं जब जून की सोच रहा हूँ जब वीडियो बनाऊँ, तो उसमें बताऊँगा कि जब वो इस मंथ उसके अंदर उसके पूरे पैसे मुझको मिल गए हैं, उसके रेंटल के पूरे पैसे मिल गए हैं। लास्ट 3 मंथ्स के एक्यूरेट रेंट भी मिल गया है मुझको। किसी एक प्रॉपर्टी का ना डिफ़ॉल्ट हुआ है। अगर एक प्रॉपर्टी उसको हटा भी दें जिसको पैसे मिल गए हैं, किसी में डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, किसी में रेंटल डिक्रीज़ नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन बताऊँ, तो दुबई की जो या ओवरऑल यूएई की जो रेंटल सिचुएशन होती है, वो ऐसा नहीं होता कि हर साल चेंज हो रही होती है, क्योंकि वैसे तो आपको इम्पैक्ट जो आ रहा होता है वो क्वार्टरली बेसिस पे नज़र आता है, बट वो नए रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स पे नज़र आता है। बट जो एक्जिस्टिंग रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो ड्यू टू आपकी जो जिस तरह से
सिचुएशन होती है, जिस तरह से जितना कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है उसके हिसाब से अप एंड डाउन हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों का इस साल रेंटल बढ़ा है लास्ट ईयर से, बहुत सारे लोगों का, और बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कुछ लोगों ने नेगोशिएट करा पाया भी है कि लेट्स से अगर किसी का 50,000 रेंटल था और अब वो 60,000 होने जा रहा है, तो उन्होंने 58,000 करवाया है। तो इस तरह से रेंटल नेगोशिएट हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई नई प्रॉपर्टी है और कोई बहुत बड़ी इन्वेंट्री आ गई है मार्केट के अंदर, उस रीजन के अंदर, उस एरिया के अंदर, उस पॉइंट पर आपकी प्रॉपर्टी के रेंटल थोड़े से कम हो सकते हैं। बट ओवरऑल मैं नहीं समझता कि रेंटल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। पिछले साल से या जिसका रिन्यू हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर या नई प्रॉपर्टी के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री आ गई, वहाँ पर इश्यू हो सकता है। बट इन्फ्लेशन ओवरऑल बढ़ गई है और वो पूरी दुनिया में बढ़ी है, सिर्फ यूएई में नहीं बढ़ी है। तो मेरा पॉइंट यही होता है लोगों से कि भाई अब आप क्या करेंगे? मैं स्टॉक्स की बात भी करता हूँ, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात भी करता हूँ, मैं हर तरह की वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स की बात करता हूँ जो पैसिवली आपको पैसे बना के दे सकती है। सो इन्वेस्टेड आपको हर वक्त रहना है, चाहे आप दुबई में हो, चाहे आप कहीं भी हो। बट मैं ये देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया से लोगों का इंटरेस्ट उस तरह से जो पहले था उस तरह से नहीं है। बट एट द सेम टाइम अभी टूरिस्ट दोबारा से नहीं आना शुरू है। मैंने लास्ट वीडियो जो इस टॉपिक के ऊपर बनाई थी उसमें मैंने बताया भी था कि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर के अंदर दोबारा से टूरिस्ट इन्फ्लक्स स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो मंथ्स होते हैं मई जून जुलाई अगस्त, इन एनी केस ये गर्मियों के दिन होते हैं। इसके अंदर लोग उस तरह से अट्रैक्ट नहीं होते हैं इस रीजन के अंदर। जुलाई अगस्त सितंबर के बाद आपको एक इन्फ्लक्स नज़र आता है। फिर ये कि जो लोग किसी भी वजह से छोड़ के भी गए थे, अगर हम पुरानी मीडिया की बात भी करें, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग वापस आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी टैक्स रेजिडेंसी अब चेंज होने वाली है। अब जब वो लोग 6 महीने से ज़्यादा रह जाएंगे यूएई के अंदर, जिस भी कंट्री के अंदर रहते हैं, तो उनको टैक्स रेजिडेंट वहाँ का होना पड़ेगा, और फिर टैक्स जहाँ की भी ग्लोबल इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। उसका एक रीज़न बहुत बड़ा है कि लोग वहाँ पर से भी वापस आएंगे, फिर स्कूल्स भी स्टार्ट होंगे। सो आई थिंक सितंबर अक्टूबर से हमें एक इम्पैक्ट नज़र आना शुरू होगा ओवरऑल चीज़ों का। बट द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पर जो सोशल मीडिया की बैड माउथिंग है, जो दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो, हर तरफ से आपको यूएई की बैड माउथिंग मिलेगी, बैशिंग मिलेगी। हालांकि जो इंडियन पाकिस्तानीज हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि भाई आपके इतना बड़ी डायस्पोरा इन कंट्रीज़ में रह रही है, जीसीसी कंट्रीज़ में रह रही है, स्पेशली यूएई के अंदर रह रही है, तो आपको उनका ख्याल करना चाहिए। आपका बहुत बड़ा एक फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस यहाँ से जाती है, जो आपके मुल्क को चला रही होती है, जिसका एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आता है आपकी कंट्री के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर। क्योंकि मैं ऐसा एक इंडिविजुअल हूँ जिसके आई मीन मेरे अपने फादर पूरा ज़िंदगी उन्होंने जीसीसी के अंदर गुजारा है, इवन यूएई के अंदर गुजारा है। मैं खुद काफ़ी अरसे से यूएई के अंदर हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी लाइफ इम्पैक्ट होती है यूएई के थ्रू। सो आपको किस वजह से आप इतना बैड माउथ कर रहे हैं? आपको पता नहीं है कि कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं। 1.7 मिलियन पाकिस्तानीज यूएई में काम करते हैं। टू टू मेक इट कॉन्टेक्स्ट, जो इंडियन पॉपुलेशन है जो कि यूएई में काम कर रही है, वो ऑलमोस्ट 4.3 मिलियन के करीब है, 4.2 4.3 मिलियन के करीब है। अगर आप इसको देखेंगे इन टर्म्स ऑफ लेट्स से टोटल पॉपुलेशन, तो इंडियन पॉपुलेशन जो है वो 1.5 बिलियन की है इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं। पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है टोटल, वो तकरीबन कोई 260 मिलियन की पॉपुलेशन है। अगर आप उसको सिर्फ ये देखें ना कि कितने लोग काम कर रहे हैं, जो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तानीज़ को जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो मैं कहता हूँ कैसे नहीं मिलती हैं भाई? यहाँ पर जो 1.7 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं, अगर पॉपुलेशन की आप परसेंटेज निकालें, तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में जो पाकिस्तानीज़ इंडियन पॉपुलेशन का जो फैक्टर है, वो तकरीबन 5 टू 6 टाइम्स आता है। यानी कि 5 टाइम्स या 6 टाइम्स ज़्यादा हैं ओवरऑल इंडियंस। और अगर आप यूएई के अंदर देखेंगे तो ये फैक्टर आपको 3 टाइम्स या 2.5 टाइम्स मिलेगा। तो मतलब ये है कि आपके जो कंट्रीमैन हैं वो यहाँ पर अच्छे खासी क्वांटिटी के अंदर मौजूद हैं। आपको फ़ुज़ूल की बातें करने में ज़रा सोचना चाहिए पीछे कि आप बात क्या कर रहे हैं। सो सोशल मीडिया खैर एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप हर तरह की बातें सुनते हैं, देखते हैं। अभी मुझे पता है इस वीडियो के अंदर भी मुझको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ज़रा मैं देख लूँ कि मेरी ऑडियो सही जा रही है या ऑडियो सही जा रही है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मेरा पॉइंट ये था कि मुझे इतने लोग मिलते हैं। अभी रिसेंटली मुझको एक साहब मिले यहाँ पर एक मॉल के अंदर शारजा में।
देखने से बिल्कुल इजिप्शियन लग रहे थे, बट करीब आके मुझसे उन्होंने कहा कि आप अली हैं? मैंने कहा यस। तो मुझे हैरत हुई कि मुझे उर्दू में बात कर रहे थे। मुझे बताया उन्होंने कि वो यूएस से अभी रिसेंटली रीलोकेट किया उन्होंने। तो मैंने कहा यूएस में कहाँ से आपने रीलोकेट किया? क्योंकि बहुत कम एक्सपैट्स मुझे मिलते हैं जो यहाँ पर रीलोकेट करते हैं फ्रॉम द यूएस, और बहुत सारे उसके रीज़न हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कि यूएस से लोग क्यों नहीं ज़्यादा मूव करते कंपेयर टू कनाडा, यूके, या वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। तो जो वो कंट्रीज़ हैं वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं, बट यूएस से कम लोग नज़र आते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ी एक ऐसी चीज़ बताई जो कि मुझे पता थी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा चीज़ें वो नहीं आती हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं कैलिफ़ोर्निया से आ रहा हूँ, कैलिफ़ोर्निया के अंदर मुझको जो सिनेरियो, और वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यूएस सिटीज़न है। तो जो सिचुएशन मैंने पहले किसी ज़माने में देखी थी, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि उस तरह से है, और वो हम डाउन द हिल जा रहे हैं। स्कूल्स को ले लें या होमलेस, बार-बार वो ये होमलेसनेस की बात कर रहे थे। वो ही वाज़ सेइंग दैट आई एम नॉट फीलिंग सेफ व्हाइल लिविंग इन द यूएस। मेरे बच्चों का भी थोड़ा-सा मसला था जिसकी वज़ह से मैंने मूव किया यूएई। और इंटरेस्टिंगली वो मूव जब करते हैं जब यहाँ पर वो ये पूरा वॉर का सिनेरियो होता है। उन्होंने मूव किया है फ़रवरी के अंदर, और आपको पता है 28 फ़रवरी को यहाँ पर ये सिचुएशन हुई थी। तो मैंने अभी मुझसे 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले ही मिले थे, तो मैंने कहा तो आपको लगा नहीं कि आपने गलती कर ली है, गलत डिसीज़न ले लिया है? उन्होंने बोला शुरू में तो मुझे लगा, बट देन आई थॉट कि जिस तरह से सिचुएशन चल रही थी, कैन यू इमेजिन लाइक 3000 ड्रोन्स एंड मिसाइल्स वर फायर्ड एट यूएई में फायर हुए थे, और उसको किस तरह से डिफेंड किया गया है। अब उस पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई डायरेक्ट टारगेट नहीं किया गया था पॉपुलेशन को, तो मैं कहता हूँ कैसे नहीं किया गया था? आप एयरपोर्ट पे जाके देखें, एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था। आप डेटा सेंटर की जो कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ था। आप देखें जो टेलीकॉम कंपनीज़ थी, उनके टावर्स के ऊपर अटैक हुआ था। उनकी मेन हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक हुआ था। आप अगर देखें बैंक्स के ऊपर अटैक हुआ था, मतलब सिर्फ़ ये नहीं था कि उन्होंने कोई वार्निंग दी थी, अटैक किया गया था। आप अगर देखें तो इसके अंदर जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनके हेडक्वार्टर्स थे, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, यू नेम इट, आपको एक लंबी लिस्ट आई थी एनिमी की तरफ से। उनकी तरफ से आया था कि भाई इनको हिट करना है, और हिट हुए थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने इनको कोई वो नहीं किया, डायरेक्शन नहीं थी कोई, और दे वर नॉट थिंकिंग टू, लेट्स से, पॉइंट द वेपन्स टुवर्ड्स द पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन के ही सेंटर थे ना। तो वो कह रहे थे कि मुझसे कि यार आई आई वाज़ रियली अश्योर्ड कि जिस तरह से सिचुएशन गई है, आई डोंट थिंक कि इस तरह से दूसरा कोई मुल्क होता तो इस तरह से डिफेंड कर पाता। सो ही वाज़ लाइक दैट। सो इस तरह की और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं अभी भी। मेरा इनबॉक्स भरा हुआ होता है। बहुत सारे लोग अभी भी आना चाह रहे हैं, बट जो देसीज़ हैं फ्रॉम साउथ एशिया, लेट्स से पाकिस्तानी इंडियंस, उनको थोड़ा बहुत, इवन इंडियंस को भी वीज़े का मसला होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना पाकिस्तानीज़ का। तो पाकिस्तानीज़ मेरे ख़्याल से अगर किसी को वीज़े का इश्यू नहीं है ना, तो पहली फ़ुर्सत में ये बेस्ट जगह है रहने के लिए। मुझसे कोई बोलता है कि भाई आप इतने ख़राब प्रॉब्लम्स के अंदर आप वहाँ रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी? मैंने कहा था भाई आई एम बेटर ऑफ हियर रादर देन गोइंग बैक टू पाकिस्तान। इवन ऐसे कुछ लोग भी मिले मुझको जो कह रहे थे कि भाई यूके से भी अच्छा है, हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है। एक प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को कि जब हवा में आवाज़ आती थी ना, ये जो इंटरसेप्शन की ब्लास्ट्स आते थे, उसमें लोगों को परेशानी हुई थी, बच्चों को परेशानी हुई थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज़ नॉर्मल। यहाँ की जो, अगर आप मॉल्स को देख लें, क्योंकि यहाँ पर गर्मियाँ शुरू हो गई, तो अब मॉल्स के अंदर जो ट्रैफ़िक है वो कंप्लीटली इनसेन। मैं अपनी मेरा एक फ्रेंड जिसके साथ मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, अभी रिसेंटली कतर मूव हुआ है कनाडा से। तो उसने मुझे एक तस्वीर भेजी, उसने बोला यार ये तो बिल्कुल वीरान हुआ हुआ है। तो मैंने कहा कतर तो भाई ऐसे ही था। कुछ लोग उसको सुकून कहते हैं, मैं उसको सन्नाटा कहता हूँ। कतर के अंदर आई डोंट फाइंड एनी लाइफ इवन इन 2015-16 जब मैं वहाँ पर था। और उससे कंपेयर करें, जब मैंने उसको यहाँ पर अपनी विंडो से बाहर की अपनी तस्वीर भेजी, एक वीडियो बना के भेजी, तो ही वाज़ ब्लोन अवे। उसने कहा यार ये तो बिल्कुल सिनेरियो ही डिफरेंट है। वो ये समझ रहा था कि कतर के अंदर शायद एक्सपैट्स चले गए हैं और भाग गए हैं अब लोग, अब वो नहीं है उस तरह से। मैंने उसको बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं है, कतर था ही ऐसा। तो कतर का आप कंपैरिज़न आप यूएई से नहीं कर सकते, दुबई से क्या, आप पूरे यूएई में किसी भी एमिरेट से नहीं कर सकते। सो अगेन दिस इज़ माय थोड़ा-सा मेरा एक इंक्लिनेशन है यूएई की तरफ। नो हार्ड फीलिंग फॉर पीपल हू आर लिविंग इन कतर, बट ये इसी तरह से जिसको सुकून चाहिए वो कतर की तरफ जाता है। लेकिन आई आई फाइंड समथिंग हैपनिंग ऑल द टाइम इन द यूएई, और जब से मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया तो उसके अंदर मुझे और चीज़ें मिल रही होती हैं। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मैं अपनी वीडियोज़ बनाता हूँ स्पेशली रियल एस्टेट की, तो देखिए एसेट क्लासेस हर एक की अपनी एक 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 विज़न होता है, उसके हिसाब से वो
एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है करें, नहीं करना है नहीं करें। इट इट इज़ नन ऑफ माय बेनिफिट कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी। मैं तो आपको अपने बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ कि आप अगर करेंगे नहीं तो आपके जो ये पैसे हैं ये आप कहाँ रखेंगे? अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, गो अहेड एंड इन्वेस्ट। अगर आपको लेट्स से पीकेआर डेप्रिसिएशन हो जाती है जो कि कुछ साल पहले हुई थी, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करें। मैं तो स्टॉक मार्केट में, आप सोचें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में सिर्फ 5 लाख लोग हैं इस वक्त इन्वेस्टेड। इमेजिन कि उसकी पॉपुलेशन 250 मिलियन है और पाकिस्तान में टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख लोगों की है। यही कंपेयर करें यूएस के अंदर, तो यूएस के अंदर ऑलमोस्ट 60% के करीब लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वो अलग बात है कि क्यों करते हैं, क्योंकि 401k से लिंक्ड होता है और सारी चीज़ें अलग होती हैं, बट दे इन्वेस्ट। तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट मैं लाजमी कहता हूँ, बट नॉट इन रियल एस्टेट। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट आपको स्टॉक्स में करनी चाहिए, या अगर आपको कोई बिजनेस समझ में आता है तो कर लें। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक द रिस्क ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, जो कि अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर किसी अच्छे बिजनेस में करेंगे तो वो मिटिगेट हो जाता है, बट सब लोग नहीं कर पाते। तो सब लोग क्या करते हैं, वही अगेन प्लॉट्स के अंदर जाते हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज एट मैक्स चले जाएंगे। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इवन इंडियंस के साथ भी अभी जो रिसेंटली हो रहा है कि वहाँ पर भी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, अलॉन्ग विद इंडियन रुपी जो नीचे जा रहा है, उसका आपको लॉन्ग, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर अगर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टेड रहते हैं फॉर द 10-20 ईयर्स पीरियड, तो उसके अंदर डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है, बट फॉर द शॉर्ट टर्म उसमें नहीं हो सकता। तो यूएई के अंदर जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो डॉलर का हेज है आपका, दिरहम का आपको हेज मिलता है अगेंस्ट जो भी आप करेंसी, जिस करेंसी के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। और जो सीरियस इन्वेस्टर्स होते हैं कभी भी उल्टी सीधी बात नहीं करेंगे वीडियोस के नीचे आकर। ये वो लोग करेंगे जिनके पास आइदर ज़्यादा विजन नहीं है, पैसे होंगे भी तब भी विजन नहीं है, या अगर विजन भी है तो पैसे नहीं है। फिर वो कहेंगे कि यार हमें तो इन एनी केस हम कर ही नहीं सकते इतनी चीज़, तो फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन वो अपनी कमेंट्स के अंदर निकालते हैं। सो इट 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 डजंट मैटर टू मी। मतलब आई मैंने अभी तक 1200 वीडियोस बनाई हैं इस चैनल के ऊपर। सो आई फील कि जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर, उससे बहुत लोगों का बहुत सा फ़ायदा हुआ है। मुझे अभी तक बता दें कि जब मैंने, अच्छा यहाँ पर ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट की बात जब भी आप करेंगे ना, तो आपको हमेशा से उल्टी सीधी बातें तो सुनने को मिलेंगी ही मिलेंगी। सबसे पहले वो ब्रिगेड आएगी, वो कहेगी कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही क्या है, आप अल्लाह पे तवक्ल करें। तो तवक्ल तो करते ही हैं अल्लाह के ऊपर, बट वो एक मशहूर, आई डोंट नो, हदीस है मेरे ख़्याल से, कि आपने अगर एक ऊँट को बाँधा है तो बाँधना ज़रूरी है। अगर आपने बगैर बाँधे छोड़ दिया उसको, तो फिर तो वो कहीं भी जा सकता है। तो वो तवक्ल नहीं हुआ। तवक्ल ये है कि आप उसको बाँधें और उसके बाद अल्लाह पे तवक्ल करें। तो आपको इन्वेस्टमेंट तो लाज़मी करनी है, वरना इन्फ्लेशन से आपके पैसे कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, ये आपकी सोच होगी। और ये सिर्फ़ मैं रुपये के टर्म में बात नहीं कर रहा, ये दिरहम के टर्म के अंदर भी बात कर रहा हूँ कि दिरहम के अंदर भी इन्फ्लेशन होती है। यहाँ पर यूएई में क्या इन्फ्लेशन नहीं है इस वक़्त? ज़बरदस्त किस्म की इन्फ्लेशन है। वो उस लेवल की नहीं है ऑफ़ कोर्स जिस लेवल की आपको इंडिया पाकिस्तान में मिलती है। उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर परचेज़िंग पावर अच्छी होती है, तो आपके जो जो कुशन होता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। सो दैट इज़ व्हाई आपको लाज़मी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो एज़ आई सेड कि शुरू में मैं ये लोगों से सुनता हूँ कि भाई आप इन्वेस्टमेंट की ही बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी है, आप करें ना करें आपकी मर्ज़ी है। फिर मैंने शुरू में बात की थी पाकिस्तान स्टॉक्स की, 2021 की, 22 की वीडियोज़ देखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा बात करता था मैं स्टॉक्स की, एंड राइटली सो, क्योंकि आपने देखा कि आपको जिसने इन्वेस्ट किया होगा उस टाइम पर, तो चाहे रुपये का कुछ भी हाल हुआ हो, लेकिन स्टॉक्स कहाँ पहुँचे हुए हैं। उसके अंदर चाहे वो इंडियंस हों, चाहे वो पाकिस्तानीज़ हों, चाहे वो एक्सपर्ट्स हों, पाकिस्तान में कौन इन्वेस्ट करता है? तो मैंने ये बात की थी उस वक़्त। आज से आई एम श्योर कि यूट्यूब के ऊपर अगर कोई बंदा होगा जिसने पाकिस्तान स्टॉक्स की बात की थी, तो अगर यूट्यूब के ऊपर आप देखेंगे तो पहला बंदा मैं ही था, जो कि बहुत ज़्यादा बात कर रहा था स्टॉक्स की। लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा था कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। बट उसके बाद बहुत सारे लोग आए और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आई एम नॉट डिनाइंग कि वो लोग गलत काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं शुरू में एक था, और मुझे मेरी वीडियोज़ के नीचे आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी सुनने को कि भाई नहीं। फिर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आया, या लेट्स से रोशन डिजिटल अकाउंट आया, उस पे भी लोगों ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान में पैसे नहीं भेजने चाहिए, ये गवर्नमेंट ऐसी है, वैसी है। अब देख लें, जिन्होंने नहीं भेजे उन्होंने क्या फ़ायदा किया अपना या नुकसान किया, इट्स अप टू यू टू अंडरस्टैंड। फिर मैंने बात की, लेट्स से दुबई की प्रॉपर्टीज़ मैंने स्टार्ट की। दुबई की प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट की, तो जिस वक़्त एक चीज़ आज अगर 4 मिलियन की है, तो उस वक़्त अगर वो 1.5 मिलियन की थी, तो 1.5 मिलियन की वीडियो के नीचे भी यही कमेंट आता था कि ये महँगी है। आज 4 मिलियन की वीडियो भी बनाएँगे तो उसके नीचे भी यही कमेंट आएगा। तो जो लोग हैं कमेंट करने वाले, वो यही इसी तरह की बात करेंगे। उनको तो ये इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है कि उनको तो खरीदना ही नहीं है ना।
तो या खरीदना के पैसे हैं भी तब भी उनकी हिम्मत नहीं है। सो आई वुड से कि हिम्मत नहीं है, तो वो इस वजह से चाहे वो 1.5 मिलियन की हो, चाहे वो 4 मिलियन की हो, उनको नहीं खरीदना, तो वो फिर कमेंट ही कर सकते हैं। फिर बात आती है लेट्स से स्टॉक मार्केट की, तो यूएस की स्टॉक मार्केट ले लें, तो यूएस की स्टॉक मार्केट में आजकल तो लोग वही बात कर रहे हैं कि भाई ये ओवर वैल्यूड है। तो भाई ओवर वैल्यूड है तो आप क्या करेंगे? आप रुपीज़ में छोड़ देंगे, दिरहम में छोड़ देंगे अपने पैसे, तो इट्स अप टू यू। तो मैंने तो जितनी भी बात की है वो इन्वेस्टमेंट से बात की। फिर मैं टाइम बचाने की बात करता हूँ। मैं लोगों से बोलता हूँ कि भाई अपना टाइम ज़ाया ना करें। कैन यू इमेजिन कि इस बात पर भी मुझको नेगेटिव कमेंट्स आते थे कि मैं ये बात कर रहा हूँ। भाई लोग कहते हैं कि हमारा अपना टाइम है, हम हमारी मर्ज़ी हम वेस्ट करें या कुछ भी करें। इट्स अप टू यू, आप कमेंट क्यों कर रहे हैं फिर उसके ऊपर? सो इसलिए मुझे ये पता है सोशल मीडिया पे उल्टे-सीधे हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन मुझे हैरत इस वॉर के अंदर ये हुई कि जो सेनेस्ट ऑफ आई वुड से कि जो मीडिया आउटलेट्स थे, जिनको हम एक एक लेवल पे समझते थे, जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स हो गया, जिसमें और बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो न्यूज़ आउटलेट्स थे, उन्होंने भी जो है ना अपनी दिखा दी है कि हम भी उसी लेवल के ऊपर हैं जो कि नॉर्मल सोशल मीडिया ट्रोल कर रहा होता है। जो कि यूएई के हिसाब से अगर बात करें तो हर तरह की उन्होंने खबरें, उल्टी-सीधी जो खबरें होती थी, उन्होंने दी हैं और उसको उसपे कोई रिबटल भी नहीं आया, वो उन्होंने बस डाल दी। तो आजकल तो मुझे लगता नहीं है कि जो है ना कोई एज़ सच कोई कोई लॉ है कि आप उसको काउंटर कर सकें इस तरह की न्यूज़ को इतने बड़े-बड़े आउटलेट से। सो दैट दैट इज़ माय प्रॉब्लम ओवरऑल। एक अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ ये कि अब यूएई लोग जो करंटली सिचुएशन है उसके अंदर क्यों आना चाहेंगे? तो ये तो बात पुरानी हो गई ना कि टैक्स फ्री स्टेटस और आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें एक अपनी जगह पर है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि जो मॉनेटरी बेनिफिट है इट्स इनसेन। और अगर कोई 20-25 साल 30 साल रहने के बावजूद अपनी वेल्थ नहीं क्रिएट करता इस मुल्क के अंदर, चाहे किसी भी लेवल के ऊपर हो, चाहे वो एक ऐसा बंदा हो जो 10,000 दिरहम सैलरी कर रहा हो, या एक ऐसा बंदा हो जो 20,000 कर रहा हो, या एक ऐसा बंदा हो जो 70,000 दिरहम कर रहा हो, या एक ऐसा बंदा हो जो 1.5 लाख दिरहम महीने की सैलरी बना रहा हो। इन ऑल केसेस अगर आप अपने लेवल के हिसाब से वेल्थ क्रिएशन नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और उसके बाद आपको बैड माउथिंग करनी है कि भाई ये इस मुल्क के अंदर नेशनैलिटी नहीं मिलती, ये नहीं होता। भाई आपको अपॉर्च्युनिटी मिली हुई है। इफ़ यू वांट यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि लोग अगेन फिर मैं वही बात करता हूँ कि एक और बात ये कि मैं हमेशा गाड़ियों पे इम्पैक्ट करता हूँ। एक 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 मेरा टारगेट होता है क्योंकि ये एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर है मेरे हिसाब से। तो उस पे जब बात करते हैं तो वो अपनी चादर से ज़्यादा की पैर फैलाते हैं और उसके अंदर इस तरह की इन्वेस्टमेंट या इस तरह की गाड़ियाँ लेते हैं जो कि यहाँ पर एक एक कल्चर है इस कंट्री का, व्हिच इज़ फाइन बिकॉज़ कंज्यूमरिज़्म है यहाँ पर। बट आप अपने हिसाब से देखें कि वो सही है कि नहीं है। मेरे हिसाब से तो वो सही नहीं है। इसीलिए मैं उसके अंदर एट मैक्सिमम जो मुझे लगता है मैं उसके हिसाब से करता हूँ। बट ये चीज़ें जो टैक्स फ्री पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये अपनी जगह पर है। बट जो सबसे एश्योरिंग थी चीज़ है मेरे लिए इस कंट्री के अंदर, वो ये कि मैंने इस कंट्री के अंदर मैंने बहुत सारा टाइम, मैं 2009 में आया था यहाँ पर। फाइनेंशियल क्रंच उस वक़्त आया था। मैंने देखा था कि किस तरह से गवर्नमेंट ने अपनी चीज़ों को अडॉप्ट किया था। उसी वक़्त से एस्क्रो अकाउंट वग़ैरह आना शुरू हुए थे। तो मुझे समझ में आ गया था कि ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं और किस तरह से किस लेवल के ऊपर आगे जाके फ़ायदा करेंगी। उसके बाद और भी चीज़ें हमने देखी। ऑयल का एक डिप आते हुए देखा हमने 2014-15 के अंदर। उसके अंदर भी एक क्रंच आना शुरू हुआ था यूएई के अंदर, उसको मिटिगेट किया यूएई ने। फिर कोविड आया, कोविड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से इम्पैक्ट को सस्टेन किया था और उसके बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई थी। कोविड के अंदर एक एग्ज़ेम्पलरी था कि इस मुल्क ने किस तरह से इस उस चीज़ को फ़ाइट किया है। उसके बाद फिर फ्लड्स 2024 के फ्लड्स थे, रेन थी, उसके अंदर हमने देखा कि अब जब दोबारा रेन फ्लड आए हैं तो इस चीज़ का तो मैं खुद विटनेस हूँ कि किस तरह से दुबई उस टाइम पर प्रॉब्लम में आया था। बट जब नेक्स्ट टाइम फ्लड्स आए तो हमने ये देखा कि फ्लड अब लोग कहते हैं कि उस लेवल के नहीं आए थे। शायद थोड़ा बहुत लेवल सिवियर ना हो 2026 के जो फ्लड्स या रेन थे। बट मैंने ये देखा कि जो बाकी की एमिरेट्स हैं, शारजाह, अजमान, उन्होंने उस लेवल के ऊपर वो उसी लेवल के ऊपर थे। उस वहाँ उसी लेवल की प्रॉब्लम्स आई थी, दुबई में नहीं आई थी। दुबई में क्यों नहीं आई थी? क्योंकि उन्होंने उसको फ़ोरसी किया हुआ था, उन्होंने मिटिगेट किया हुआ था। इसी तरह से अब वॉर के बाद आप कुछ चीज़ें देखेंगे। मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, मैं वीडियोज़ के अंदर नहीं बोलता उस तरह की चीज़, बट मैंने फ़िज़िकल चीज़ें देखी हैं, जो कि ड्रोन्स या मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए कुछ स्पेसिफ़िक जगहों पर इन्होंने चीज़ें बनाई हैं। सो वो चीज़ें इनके दिमाग में चल रही होती हैं। कंट्री इज़ एंटिसिपेटिंग नाउ अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब चीज़ें खुल गई ना, तो जो सेफ हेवन का स्टेटस था वो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही था, क्योंकि आपको चीज़ें जब सही मिलती है ना, अगेन यहाँ पर 3,000 ड्रोन्स और मिसाइल आए, इससे पहले भी हमने बात की। सिर्फ
गॉड आई मीन उन लोगों को अल्लाह ताला जो लोग हैं उनको उनका अच्छा मकाम करे, बट 13 लोगों की डेथ हुई है उसके अंदर। तो नंबर इज़ नॉट दैट हाई अगर कंपेयर करें कि किस लेवल के ऊपर अटैक्स हुए थे। प्लस ये कि जो वेस्टर्न आउटलेट्स कहते हैं ना कि यहाँ पर सोशल मीडिया का कर्व है और ये सब कुछ, तो भाई हम भी वीडियोस बना रहे हैं। एक इनॉर्मस डेटा अपलोड होता है यूएई से। आप जो दूसरा कंट्री है जहाँ से ये अटैक्स हो रहे हैं, 4 महीने से इंटरनेट का ब्लॉकेड है। वहाँ पर लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉक मार्केट वहाँ की अब खुलेगी। मैंने सुना है कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 17 मई को, तो शायद कल का सुनने में आया है शायद वहाँ पर स्टॉक मार्केट खुले। आई डोंट नो, आई मीन अब आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ पर किस तरह की गवर्नमेंट है और किस तरह की एंटिसिपेशन है। सो अगेन आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स हियर, लेकिन पॉइंट ये है कि जिस तरह से बैड माउथिंग हो रही होती है ना, उसको थोड़ा सा काउंटर करना पड़ता है, क्योंकि वी आर लिविंग हियर। और बीइंग पाकिस्तानी, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग पाकिस्तानी, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग रेजिडेंट ऑफ द यूएई। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई आपको पासपोर्ट तो मिलेगा नहीं, भाई आपकी पूरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है यहाँ पर। नहीं भी आप अभी जाएँ वहाँ पर ज़रा यूएस के अंदर और आप इमिग्रेंट स्टेटस के ऊपर हों, आप ज़रा कुछ कह के तो दिखाएँ वहाँ पर, ज़रा सा भी कुछ कह के दिखाएँ इमिग्रेंट स्टेटस के ऊपर। बाद में पासपोर्ट मिलेगा ना, बाद में भी रिवोकेशन भी होती है वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हंकी डोरी है वेस्ट के अंदर, वहाँ पर भी मसले हैं अपनी जगह पर। जर्मनी के अंदर अभी रिसेंटली अंडर द एज ऑफ 40 अगर आप लेट्स से कंट्री से बाहर जाते हैं फॉर मोर देन 3 मंथ्स, तो आपको कहते हैं कि भाई आप रिपोर्ट करके जाएँ गवर्नमेंट को। सो किस तरह की चीज़ें अभी चल रही हैं, आप बहुत एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर यूएई के अंदर रह रहे हैं जो कि बिजनेस फ्रेंडली है। बेसिकली धंधा करना है यहाँ पर, तो धंधा आप जो हैं वो किसी तरह से भी कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव वे में अगर आप अपनी फैमिली को इम्पैक्ट करते हैं, तो इवेंचुअली आप जिस जगह पे रह रहे हैं वो भी इम्पैक्ट होती है पॉजिटिवली, और जिस कंट्री से आप आए हैं वो भी इम्पैक्ट होता है पॉजिटिवली। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कंट्री इज मेंट फॉर बिजनेस। तो अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो ठीक है, प्रॉब्लम होती रहे, तो आप अपनी लाइफ को खुद ही एक लेवल पे रखेंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यूएई के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप जॉब करने वाले भी हैं तब भी आपको पता है कि टैक्स फ्री इनकम है, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, या क्या फैमिली के साथ आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो पूरी दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते ऐसी चीज़ों को करने का। मेरे बहुत सारे यूएस से दोस्त आते हैं, यूके से दोस्त आते हैं। कभी कभी उनकी गाड़ी में, मेरी गाड़ी में लेट्स से उनकी लैपटॉप एक्स पड़े हुए होते हैं, कहते हैं यार नहीं वो बूट में रख देते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, पब्लिक आई में रखें, आपका कुछ नहीं होगा काम। इस वॉर के अंदर भी कस्टमर सर्विस का ये हाल था कि मैंने एक कंप्लेन की थी डीएलडी के अंदर। उस कंप्लेन का रेजोल्यूशन हो गया था वॉर से पहले, बट मेरे पास कॉल आती है 15 मार्च को और मुझसे पूछते हैं पूरा इशू कि भाई क्या हुआ था, क्यों आपने कंप्लेन की थी, आपकी जो कंप्लेन रेजोल्यूशन थी, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट, एंड सो फोर्थ। सो कस्टमर कंप्लेन रेजोल्यूशन, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, यू नेम इट, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। सो इसलिए जो कंट्री लेवल पे चीज़ें हो रही होती हैं, पॉलिटिकल लेवल पे चीज़ें हो रही होती हैं, आपको पता ही नहीं है कुछ कि क्या सीन हो रहा है। सो व्हाई टू पोक योर नोज़ इन दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स जो आपको पता ही नहीं है, या जिसका मैं तो हमेशा बोलता हूँ पॉलिटिक्स पे मैं बात नहीं करता इस चैनल के ऊपर। और उसका रीज़न यही है कि मैं जब उसका कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, तो इट डज़न्ट मेक सेंस फॉर मी टू टॉक इनसेनली। जो लोग बात कर रहे होते हैं ना, इधर की पॉलिटिक्स उधर की, आई एम कीपिंग माई आइज ऑन पॉलिटिक्स, बट आई डोंट डिस्कस इन ओपन। मतलब कभी कभी जब मुझसे कोई बात करे, डिस्कशन करे, तो मुझे पता होता है कि मुझे क्या बात करनी है, बट आई ओनली टॉक अबाउट दीज थिंग्स विद सेम माइंडेड पीपल। मैं उल्टे सीधे लोगों से बात नहीं करता पॉलिटिक्स के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि उनका खुद का टाइम इम्पोर्टेंट नहीं होता, फिर टाइम ज़ाया होना शुरू हो जाता है। एक आखिरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं इस वॉर के अंदर, जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ना सिर्फ इस रीजन के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो आपका इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने मुझको हेल्प की है। मेरी जो जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह दे वर वेरी गुड थ्रू आउट, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू थिंग्स, बट थ्रू आउट बहुत अच्छी रही हैं। बट जो इमरजेंसी फंड, 1 साल का इमरजेंसी फंड, मैं सबको बोलता हूँ कि अब आपको मेक श्योर करना चाहिए 1 ईयर वर्थ ऑफ एक्सपेंसेस जो आपके हैं वो आपके पास किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्टेड होने चाहिए, जो कि लिक्विड हो और जो कि किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट से इंक्रीज भी हो रही हो। चाहे वो इस्लामिक आप कोई बैंक ले लें या लेट्स से शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट ले लें, लेकिन वो लिक्विडेट हो सके। इसने मुझको बहुत हेल्प की है थ्रू आउट जब भी वॉर का टाइम था, क्योंकि मेरे पास एक कुशन था, मेरे पास एक सर्टेनिटी थी कि मुझे पता था कि यहाँ पर ये चीज़ें मेरे पास बहुत आराम से लिक्विडेट हो सकती हैं। मुझे किसी चीज़ की
परेशानी नहीं होगी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इस पे मैं मल्टीपल और इसको मैं डिग्निटी फंड भी कहने लगा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर अगर आपके पास कभी प्रॉब्लम आती है, आप किसी से जाएँगे बात करने, तो आपको अच्छे खासे एक शर्म का सामना करना पड़ेगा जब आप किसी से पैसे माँग रहे होते हैं। इट्स वेरी पेनफुल टू सी के लोग किस लेवल से गुज़र रहे होते हैं जब इस तरह की सिचुएशन आती है। सो मेक श्योर कि आपके पास डिग्निटी फंड भी हो। फिर उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट्स करें, जिसके बारे में मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर बात करता हूँ। रिसेंटली यूएस के स्टॉक्स 30% ऑलमोस्ट 30, नॉट 30%, 35% के करीब 1 साल के अंदर बढ़े हैं। मैं उसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बना चुका हूँ। यहाँ पर एक वीडियो का लिंक लगा दिया। सर्वा का के थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूँ। सर्वा की जो वीडियो है रीसेंट वाली, वो मैंने लगाई हुई है, यहाँ पर उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको वॉर टाइम में किस तरह से इन्वेस्ट करना है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।